आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो टेंस है और टेंस को जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप अगर स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी फील्ड में हैं तो आपको स्पीक करने आना चाहिए, राइट करने आना चाहिए। देन यू कैन बी अ गुड प्रोफेशनल इन एनी फील्ड। चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। और ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए तो ऐसा है कि अगर आप सिर्फ इंग्लिश के लिए इंग्लिश पढ़ रहे हो तो गलत कर रहे हो, क्योंकि इंग्लिश अगर आपका 100% श्योर अच्छा है तो उससे क्या बेनिफिट होगा, अदर जो सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिक उसके ऊपर आपका कमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि वो भी इंग्लिश में होंगे। प्रोफेशनल जब लाइफ में आप जाओगे तो, प्रोफेशनल कोर्सेज करने जाओगे तो, और इंग्लिश अगर आपका कमज़ोर रह गया, सो यू आर गोइंग टू लैप्स योरसेल्फ। ओके, सो टेंस के बारे में आते हैं। टेंस इज द फादर ऑफ ग्रामर। टेंस अगर नहीं तो इंग्लिश नहीं है। ठीक है, तो इसको सीखकर जब आप टेंस को सीखोगे तो इसको हम लोग स्क्रैच से सीखेंगे और प्रो तक जाएंगे, मतलब बेसिक से सीखेंगे और यू आर गोइंग टू बी एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश, इन द फील्ड ऑफ टेंस। एकदम टेंस में आप एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं। आई एम गिविंग यू गारंटी कि आपने अभी जो सीखने जाना है वो आपने लाइफ में कभी नहीं सीखा होगा। सिर्फ और सिर्फ आई नीड वन थिंग ऑफ योर, दैट इज योर फोकस। मैं शुरू में ही कह दे रहा हूं कि आप अगर 100% टाइम अभी नहीं दे पाओगे, if you are not going to pay your 100% time now when you are watching this video, so please don't watch this video। मत देखो आप अभी। जब आप 100% दे पाओगे देन आप आओ, उस समय देखो, क्योंकि आप जो सीखने जा रहे हो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल। आप अपनी नॉलेज को एक ब्रॉड वे में एंड क्लियर वे में विजन को एक्सपैंड करने जा रहे हो। आई एम गिविंग यू 100% गारंटी। आई एम वेरी वेरी श्योर ऑफ दैट। ओके, sure, let's begin with the hope that you are giving your 100% focus। आप पूरा अपना मन ध्यान से सोचोगे, समझोगे कि क्या क्या बताया जा रहा है, और इस वीडियो को एक दो बार वॉच करने से आपको हर बार नया नया विजन क्लियर होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातों को बताया जाएगा। हो सकता है आपको एक बार में क्लियर उसका विजन नहीं मिला होगा, दूसरे बार में हो सकता है आपको नया विजन एक मिल जाए। ठीक है, सो टेंस क्या होता है? टेंस इज टाइम। हमने बहुत बार ये सुना है, टेंस इज टाइम। तो टाइम क्या है? टाइम जो आप समझने जा रहे हो दैट इज रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ। टाइम क्या होता है? आपके घड़ी में जो टाइम है एक्चुअली वो टाइम है नहीं, दैट इज नॉट द रियल टाइम। रियल टाइम इज व्हाट? रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ जो रोटेट कर रही है, वो इवोल्यूशन कर रही है, वही हमारा टाइम है। जैसे इस इमेज में आप देखो, इस पिक्चर में देखो आप कि अर्थ यहां है तो स्प्रिंग सीजन है, मतलब स्प्रिंग का टाइम है। सीजन आप भूल जाओ, अभी स्प्रिंग का टाइम है। मूव कर कर अगर यहां गई तो वो समर का टाइम आ जाता है, उसी को हम लोग सीजन कहते हैं। ऑटम, विंटर। इसी तरह से अगर मान लो अमेरिका में और इंडिया में क्या एक ही टाइम है? नहीं, क्योंकि वो अलग अलग एस्पेक्ट्स में है, अलग अलग स्पेस में है, अलग अलग जगह में है, तो उसका टाइम भी अलग हो जाएगा। यहाँ ये अलग स्पेस, यहाँ अलग स्पेस, अलग टाइम। फिर देखो स्पेस जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे टाइम भी चेंजेस होगा। तो कंट्री का स्पेस हो, लोकल का स्पेस हो, कहीं भी हो, तो वो एक अपना एक पर्टिकुलर उसका टाइम जोन होता है। उस टाइम जोन से निकल कर दूसरे टाइम जोन में वो चला जाता है, मतलब उसका टाइम का डिफरेंस आ जाता है। तो अर्थ है, रोटेशन है, सन है, स्पेस है, तभी जाकर टाइम है और तभी जाकर टेंसेस है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने जो सीखा उसमें क्या सीखा? दैट टाइम एंड स्पेस कोएग्जिस्ट। टाइम और स्पेस दोनों एक साथ रहते हैं। जहां टाइम है वहां स्पेस होगा, जहां स्पेस है वहां टाइम होगा। आप टाइम से कभी नहीं निकल पाओगे और स्पेस से भी कभी नहीं निकल पाओगे, ना तो आज तक किसी साइंस और किसी साइंटिस्ट ने निकल पाया है। दिस इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल। टाइम से परे होना, इट्स लाइक एन इम्पॉसिबल।
ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। आप इस सोलर सिस्टम को देखो। इसमें क्या है कि आपको यहाँ बहुत सारा ऑर्बिट दिख रहा होगा। तो मान लो इस ऑर्बिट पर, ब्लू वाले ऑर्बिट पर अगर हम लोग है, अर्थ है, तो हमारा लाइफ 365 डेज में 1 ईयर कंप्लीट कर लेता है। मतलब अपने लाइफ का 100 ईयर्स लाइफ अगर मानते हैं तो उसका एक लाइफ हमने गंवा दिया, 1 ईयर हमने गंवा दिया। लेकिन सपोज करो यहाँ से अगर साइंस को कुछ ऐसा मिल जाए कि हम लोग इस जगह पर भी आकर एग्जिस्ट कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं, अगर वही चीज़ 100 ईयर्स ही रहा हमारा लाइफ, तो वो 100 ईयर्स कुछ और टाइम जोन में होगा, मतलब आपका टाइम बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से अगर यहाँ चले गए तो आपका जो लाइफ है वो कम जाएगा। ठीक है। अगर ये स्पेस से छोड़कर किसी और स्पेस में चले जाते हैं तो उसका कुछ और टाइम जोन होगा। ठीक है। तो टेंस को हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन साथ साथ में टाइम को भी ब्रॉड वे में समझ रहे हैं, ताकि आपका जो विजन आगे जाकर हम लोग जो बात करने जाएंगे, बात को समझने जाएंगे, उसमें बहुत गहराई है। सो पहले ये मोटी मोटी बात जान लिए कि टाइम एंड टेंस आर इक्वल जस्ट बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ये जो हमारा अर्थ रोटेट कर रही है जिसके वजह से हमारा इक्वल है, लेकिन टाइम स्पेस बदलने से चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो ये अर्थ है, इस पर हम लोग है, यहाँ आओगे तो कुछ और टाइम, कुछ और उसका जो टाइम जोन होगा कुछ और हो जाएगा। ठीक है। सो साइंटिस्ट लोग अगर यहाँ से उठकर कहीं भी आते हैं तो वो भी किसी और टाइम जोन में जी रहे होते हैं, वो अर्थ के टाइम जोन में नहीं जी रहे होते हैं, किसी और टाइम जोन में जी रहे होते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। दिस इज वेरी वाइटल पार्ट। टेंस इक्वल टू टाइम एंड एक्शन। इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझोगे कि किस तरह से टाइम एंड एक्शन इक्वल टू टेम, हाउ। और ये अगर आप समझ गए तो यू आर गोइंग टू द फादर ऑफ, क्या, टेंस का फादर बनने जा रहे हो। टेंस आप इतने अच्छे से समझ जाओगे कि आपका इतना अच्छा कमांड हो जाएगा दैट यू आर गोइंग टू बी बॉस। इन सेंस आई एम सेइंग फादर। ओके। सो टेंस टाइम एंड एक्शन का म्यूचुअल पार्ट है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले टाइम को समझेंगे हम लोग। टाइम जो हमारा है वो 3 ही है, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। प्रेजेंट वो जो आप जिस टाइम में अभी जी रहे हो वो प्रेजेंट है। पास्ट वो जो अभी होकर चला गया, अभी से पीछे वाला टाइम जितना सारा है वो सारा का सारा पास्ट टाइम है। फ्यूचर वो जो अभी को छोड़कर आने वाला टाइम है, जो आएगा, चाहे वो अगला दिन हो, अगला साल हो, अगला कुछ भी हो, वो सारा का सारा क्या होगा, फ्यूचर हो। वो आज के रेफरेंस से हम लोग प्रेजेंट के रेफरेंस से पास्ट को समझते हैं, फ्यूचर का समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट है तो ये दोनों टेंस है। ठीक है। ये हमारा 3 ही टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है। इसी टाइम को रिलेट करके अब देखो एक्शन को जब हम लोग समझेंगे तो एक्शन कहने का मतलब क्या होता है, कर्म। हम लोग कर्म क्रिया करते हैं, और कौन कौन करते हैं सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो क्या जितने सारे सजीव या फिर जितने सारे बीइंग्स हैं सिर्फ वही कर्म करते हैं क्या, या फिर क्रिया या फिर एक्शन करते हैं क्या? तो आंसर है नहीं। सिंपल सा बात, नहीं। ध्यान से समझो आप कैसे, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करने जाएगा। सो जैसे हम लोग हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे एक्शन कर सकते हैं। तो क्या जो निर्जीव है वो क्या एक्शन नहीं कर सकता है क्या? कर सकता है। आप जरा सोचो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, किसी मोबाइल लैपटॉप में देख रहे हो, तो क्या वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है? हाँ कर रहा है, कर रहा है एक्शन परफॉर्म। आपको वीडियो दिखा रहा है ना, इतना सारा एक्शन दिखा रहा है आपको। अगर कोई गिलास है तो उसके अंदर क्या वो एक्शन करने का कैपेबिलिटी नहीं है, पानी को होल्ड करने का कैपेबिलिटी है। तो वो जो कैपेबिलिटी है वो भी उसका एक्शन है। उसका एक्शन जो होगा कैपेबल होगा, और हम लोग का एक्शन जो है परफॉर्म करने वाला होगा। हम लोग उसको परफॉर्म कर लेते हैं और उसका कैपेबल होगा। ठीक है। तो एक्शन जो है हर कोई करता है। तो एक्शन कितने तरह का होता है? इनडेफिनिट एक्शन होता है, मतलब जो हमेशा वाला एक्शन होगा वो इनडेफिनिट होगा। ठीक है। कंटिन्यूअस एक्शन होगा जो लगातार चले जा रहा है। जैसे लगातार क्या हो रहा है, पृथ्वी घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। तो ये सारा क्या है, ये प्रेजेंट वाला। आप अभी वीडियो तब से देखे जा रहे हो, तो ये क्या है, ये कंटिन्यूअस है। परफेक्ट मतलब कोई ऐसा चीज जो अभी आपने कर चुके हो। जैसे अभी हम
ने समझा है टेंस इक्वल टू टाइम होता है, तो वो पार्ट को समझ चुके हैं। तो वो क्या है, परफेक्ट। कोई ऐसा काम जो फिनिश कर लिए हैं दैट इज परफेक्ट, वो एक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है दैट इज परफेक्ट। और परफेक्ट कंटेंस मतलब कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन कितने समय से चल रहा है वो हमको पता है। तो इतने तरह का 4 तरह का ही एक्शन होगा, 4 तरह से इस एक्शन को छोड़कर कोई एक्शन होता ही नहीं, इन चारों को छोड़कर। और जब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, टाइम एंड एक्शन को, तो हमारा एक टेंस बनेगा। जैसे प्रेजेंट और इस प्रेजेंट वाले ऑलवेज वाले एक्शन को कंबाइन करेंगे तो कौन सा टेंस बनेगा, याद करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, दूसरे से कोरिलेट करो, कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट वाले टाइम में अगर आप अभी कुछ कर रहे हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट वाले टाइम में अभी आपने कुछ कंप्लीट कर लिया है, वो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट वाले टाइम में ही कुछ ऐसा काम है जो आपको पता है कि कब से चल रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हमने क्या समझा, टाइम एंड एक्शन को म्यूचुअल करके क्या समझा, वही टेंस होता है। टाइम अकेले टेंस नहीं होता है, जो एक्शन उसके साथ होता है वो दोनों मिलकर क्या होता है, टेंस बनता है। तो ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है आपके लिए। आप इसको देखकर देखो, पास्ट से कोरिलेट करो उसी तरह से, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। टाइम एंड एक्शन को कंबाइन करोगे आपको टेंस निकल जाएगा। फ्यूचर से कोरिलेट कर लो तो आपका फ्यूचर का टाइम निकल जाएगा। तो हमने क्या समझा कि टेंस से सिर्फ टाइम नहीं होता है, टेंस इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन होता है। तो ये आपने जो कॉन्सेप्ट समझा है ये बहुत ही यूनिक है, इसको आप दिमाग में गांठ बांध कर रख लो, मतलब दिमाग में हमेशा के लिए रख लो, डीपली समझ लो। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा, प्रेजेंट में 4 टेंस है, ये चारों, पास्ट में ये चारों टेंस है, फ्यूचर में ये चारों टेंस है, मतलब वी हैव 12 टेंस। और एक एक करके हम लोग आज के वीडियो में नहीं समझेंगे, लेकिन एक एक करके उन सारे को समझेंगे। आज जो हम लोग समझेंगे, आज का जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज बेसिक रूल्स। किसी भी टेंस को समझने के लिए आप कोई सा भी टेंस समझने जाओ तो उस टेंस को समझने के लिए जो बेसिक रूल्स है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, वो समझने जाएंगे आज हम लोग। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को डील करेंगे, ये वाले टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डील करेंगे, आज ही डील करेंगे, आज ही समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, तो हमने अभी तक क्या समझा है कि टेंस हमारा, अभी टाइम हमारा 3 था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो किसी भी टेंस को देखकर ये समझ लेना कि हाँ ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। कैसे समझेंगे, तो उसका इंडिकेटर क्या होगा, आपने उसको मीनिंग नहीं देखना है, बस कुछ एक वर्ड देखकर समझ लेना है कि हाँ ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस है। तो वो क्या क्या होंगे, आपको ये सारा हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा। इन सारे हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी अगर एक मिल जाए तो समझ लेना वो प्रेजेंट टेंस है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द टेंसेस, सिर्फ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में जितने सारे 4 टेंस होंगे उसमें से कोई ना कोई तो होगा ही। वर्ब फर्स्ट आ गया, वर्ब थर्ड अकेले नहीं आएगा, इसमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेकर आएगा। आईएनजी भी बी वर्ब के साथ आता है, तो कहने का मतलब कोई ना कोई एक टेंस हो जाएगा। पास्ट में भी उसी तरह से इसका पास्ट फॉर्म आप देख लो, फर्स्ट फॉर्म, यहाँ सेकेंड फॉर्म, ये वॉज वेयर आ गया, हैड आ गया, बीन आ गया, सारा पास्ट फॉर्म में आ गया, तो पास्ट टेंस को इंडिकेट करा देगा। ये वर्ब थर्ड और आईएनजी अकेले नहीं आएगा, किसी न किसी एक हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, तो हमारा वो कोई ना कोई एक पास्ट का टेंस होगा। फ्यूचर को अगर देखना है तो विल शैल कहीं भी होगा तो आप आंख बंद कर समझ लो कि वो फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर का कोई सा भी टेंस हो सकता है, लेकिन फ्यूचर टेंस है, ये तो श्योर है विल शैल होने से। तो हम लोग ने ये समझा कि आखिर बहुत ईजी वे से कैसे समझेंगे प्रेजेंट या फिर पास्ट या फिर फ्यूचर। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई एनी टेंस। एनी टेंस कहने का मतलब आप वो जो 3 नहीं 12 के 12 टेंस आप झटके में समझोगे, एक चुटकी में समझोगे। कैसे, आप देखो, एनी परफेक्ट टेंस, कोई भी परफेक्ट टेंस होगा तो उसमें हैज हैव के साथ वर्ब थर्ड होगा, और इसी का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर समझ लो, क्योंकि अभी आप बताए टाइम 3 ही होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट में ये दिख रहा है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, तो इसी का पास्ट बना लो तो क्या हो जाएगा, हैड वर्ब थर्ड। तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। तो फ्यूचर के लिए क्या बताए थे, विल शैल, तो विल शैल के साथ ये आ जाएगा, तो क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट। क्या इजी वे है, झटके में याद होगा। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज एनी कंटिन्यूअस टेंस। किसी भी कंटिन्यूअस टेंस को देखने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा आईएनजी है, उसके पहले बी वर्ब होना चाहिए। बी वर्ब मींस इज, आर, एम, वाज, वेयर में से कोई एक होगा और उसके साथ आईएनजी फॉर्म होगा, मतलब कंटिन्यूअस टेंस है।
तो आपको पता है प्रेजेंट में क्या होता है, इज आर एम होता है। तो कौन सा टेंस हो गया, ये कंटिन्यूअस और ये प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये वाज वेयर पास्ट कंटिन्यूअस और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस ने कंटिन्यूअस को कितने अच्छे तरीके से हम लोग ने समझ लिया। बस आप ध्यान से समझो हर एक बात को। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज इनडेफिनिट। जो हमारे पास 10 इंडेफिनिट टेंस था उसको समझने जाएंगे। तो इनडेफिनिट टेंस में ये सारा पार्ट होगा, वर्ब फर्स्ट होगा, वर्ब फिफ्थ मतलब वही गोज, रीड्स, वर्ब सेकेंड, विल्स हैव, वर्ब फर्स्ट होगा। तो आप समझ लेना कि कोई ना कोई इंडेफिनिट टेंस है। वर्ब फर्स्ट अकेले हो सकता है। ओके, प्रेजेंट टेंस में देखो ये सारा चीज होगा, वर्ब फर्स्ट होगा, वर्ब फिफ्थ होगा, डू डज होगा, इज आर एम होगा, या फिर ऑल मॉडल वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में अगर हो गया तो वो प्रेजेंट टेंस होगा। सेकेंड, इसका पास्ट फॉर्म ले लो आप सीधे सीधे, वर्ब सेकेंड होगा, डू डज है तो डिड होगा, इज आर एम है तो वाज वेयर होगा, और हैड हो सकता है, कुड हो सकता है, जितने सारे हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब है उसके पास्ट फॉर्म को ले लो, वो सारा क्या हो गया, सिंपल पास्ट टेंस, मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो गया। एंड विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो वो कौन सा टेंस हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो अभी तक हम लोग ने क्या समझा है, हर एक टेंस को बहुत इजीली एक लॉजिकल वे में समझा है ताकि वो हमारे पास फॉर एवर के लिए रहे, ऑल टाइम के लिए रहे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दिस आर द गोल्डन रूल्स फॉर एवरी टेंस। ये गोल्डन रूल्स जो है आपको हर एक टेंस में काम आएगा। जितने सारे टेंस करने जाओगे वहां वहां ये जरूरत पड़ेगा। सो बी कॉन्शियस फॉर दिस। ये जो सीखने जा रहे हैं वो बहुत बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझो। ओके, सो सबसे पहले बात है यूनिवर्सल सेंटेंस पैटर्न। हर एक टेंस के लिए, जो भी टेंस अभी आप सीखोगे इसके बाद से, हर एक टेंस के लिए ये काम आएगा। तो पैटर्न क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसी पैटर्न में सारा टेंस हमारा रहता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस रहता है, लेकिन हम लोग सिर्फ ये बात याद रखेंगे, सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगा, एक ऑब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट एकदम शुरू में रहेगा, वर्ब उसके बाद रहेगा, ऑब्जेक्ट उसके बाद रहेगा। और वर्ब का कोई सा भी फॉर्म हो सकता है, 5 फॉर्म में से कोई सा भी फॉर्म हो सकता है। तो सब्जेक्ट के ऊपर पहले समझते हैं, सब्जेक्ट कौन हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन, दो को छोड़कर और कोई भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। सब्जेक्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन बनेगा, और कुछ भी जितने सारे पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें किसी में भी दम नहीं है कि वो नाउन एंड प्रोनाउन का जगह ले ले। नाउन एंड प्रोनाउन का काम ही होता है वो सब्जेक्ट बनना या फिर ऑब्जेक्ट बनना। अब आते हैं वर्ब में। वर्ब हमारे पास दो ही होगा, एक होगा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होगा मेन वर्ब। तो यहां होगा, दोनों कंबाइन करके हो सकता है, अकेले हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने देख लिया है, नाउन एंड प्रोनाउन ही होगा। तो दो को तो समझ लिए, वर्ब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को बहुत इजी वे में समझ लिए कि यहाँ एक नाउन रहना है या प्रोनाउन रहना है, यहाँ भी वही बात रहना है। यहाँ पर थोड़ा वेरी है, यही जो चेंजेस होता रहता है, यही चेंज होने से वो टेंस चेंज हो जाता है। बस यही वाले पार्ट को अगर आपने फोकस कर लिया, इस बात को अगर आपने पकड़ लिया, तो आप माहिर बन जाओगे, खिलाड़ी बन जाओगे टेंस के। सो यू आर नॉट गोइंग टू बी। शो फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इसको ध्यान से आप समझो, ये भी हर टेंस में काम आने वाला है। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है दैट इज कंसीडर्ड एज प्रेजेंट, जस्ट लाइक गो। सेकेंड फॉर्म जो होगा दैट इज पास्ट, जस्ट लाइक वेंट। थर्ड फॉर्म जो होगा गॉन, परफेक्ट। और फोर्थ फॉर्म जो होता है वो आईएनजी फॉर्म होता है, गोइंग। उसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, कंटिन्यूअस भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। एंड द फिफ्थ फॉर्म इज गोस। बस ये 5 फॉर्म आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम लोग टेंस को वेरी आउट करेंगे, एक एक टेंस को वेरीफाई करेंगे, तो इन सारे फॉर्म को हम लोग को यूज होना है। क्योंकि अभी हम लोग क्या सीखा, वर्ब ने आप पकड़ लिया, वर्ब को आपने पकड़ लिया, वर्ब पकड़ना सीख गए तो आप टेंस पकड़ना सीख जाओगे। वैसे तो सीख ही जाओगे, लेकिन जब यूज करना सीख जाओगे तो इसको कमांड आपका हो जाएगा, इसके ऊपर आपका कमांड हो जाएगा। ऊपर में तो हमने समझ ही लिया है, पहले वाले स्लाइड में समझ लिया है कि आखिर किस टेंस को देखकर समझना है, लेकिन आपको तो लिखना भी है, राइट भी करना है, उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा, अभी थोड़ी देर पहले बात किए हैं कि या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन होगा।
तो नाउन जब कभी भी होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये बेसिक रूल आपको हर टेंस में लगेगा कि हमारा जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है या प्लुरल है। तो आप याद रखोगे, ये क्लास शुरू में आपने सीख रखा होगा, SES लगने से वो नाउन हमारा प्लुरल हो जाता है, नहीं रहने से वो सिंगुलर रहता है। सिंपल सा बात। अब प्रोनाउन में आते हैं। ये सारा चीज़ जो है वो हमारा सिंगुलर प्रोनाउन होता है और ये हमारा प्लुरल प्रोनाउन होता है। यू स्पेशल केस होता है, यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लुरल भी होता है। यू अगर कहें यू आर अ बॉय, मतलब किसी एक बॉय को हम बॉय कह रहे हैं, लेकिन अगर कहें यू ऑल आर बॉय, मतलब बहुत सारे लड़के को भी यू ही कह रहे हैं। तो यू दोनों जगह यूज़ होता है, इसलिए यहाँ स्टार मार्क स्पेशल केस दिया गया है। ठीक है, तो आपने ये सारा प्रोनाउन कंसीडर कर लेना है कि ये सारा का सारा क्या होता है, सिंगुलर होता है, और ये सारा का सारा क्या होता है, प्लुरल होता है। तो ये सब का सब हमारे सब्जेक्ट में यूज़ होता है। जितना सब आप यहाँ देख रहे हो ये सारा सब्जेक्ट में यूज़ होता है, और जब आप यूज़ करने जाओगे तो ये हमेशा याद रखना है, समझना है कि वो सिंगुलर है या फिर प्लुरल है। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अगेन गोल्डन रूल्स हमारे पास वही है। तो सिंगुलर दो रूल्स हम लोग अभी देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर वर्ब। पहला रूल ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम 100% आप देख लो, अभी जो बताया जा रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब। दूसरा पार्ट है प्लुरल सब्जेक्ट के लिए प्लुरल वर्ब। ये दो रूल्स, दो फार्मूला हमने गढ़ लिया, देख लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब जब रहेगा सिंगुलर वर्ब हम यूज करेंगे। अभी हम लोग पढ़े थे ना, कुछ सिंगुलर नाउन होता है, कुछ प्लुरल नाउन होता है, इसीलिए पढ़े थे, यही पार्ट के लिए पढ़े थे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लुरल सब्जेक्ट होगा प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। आगे देखते हैं। सो ये जो पार्ट दिख रहा है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सारा का सारा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, यू अभी बता दिया गया था कि यू हमारा सिंगुलर भी होता है, प्लुरल भी होता है, लेकिन इसको सिंगुलर के रूप में हम लोग समझते हैं, लेकिन उसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज होता नहीं है। जैसे यहाँ सिंगुलर वर्ब ये सारा दिया गया है, तो आप देख लो ही के साथ इजी हो सकता है, हाँ। एम तो नहीं होगा, स्पेशल केस है। ही के साथ वॉज हो सकता है, ही के साथ हैज हो सकता है, विल हो सकता है, डज हो सकता है, गोज हो सकता है, क्राइज हो सकता है, प्लेस हो सकता है। इन सारे ही, ये सारे ही यूज होते हैं ही के साथ। उसी तरह सारे के साथ सिर्फ दो को कंसीडर करके रखना कि ये स्पेशल केस है। आई के लिए एम यूज होता है, लेकिन यू के लिए इसमें से इज नहीं यूज होगा, एम नहीं यूज होगा, वॉज भी नहीं यूज होगा, वर यूज होता है, हैज भी नहीं यूज होता है। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग कंसीडर करके चलना पड़ेगा। यू स्पेशल केस है, इसके लिए स्पेशल रूल्स है। ठीक है, हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, एंड देयर इज वन एक्सेप्शन, क्या कि हमारे पास यू एंड आई एक एक्सेप्शन में है। ओके, सो एक पार्ट हमने समझ लिया, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब यूज करना है। दूसरा पार्ट समझते हैं, प्लुरल सब्जेक्ट के लिए प्लुरल वर्ब यूज करना है। तो ये सारे के लिए यहाँ आपको जो दिख रहा है ये सारा वर्ब होगा। कहने का मतलब वी के साथ आर, यू के साथ वर, दे के साथ हैव, दीज के साथ ये सारा। अब मेन पार्ट जो समझना है हमें, ये सब तो आपने बचपन में कर रखा है, मेन पार्ट ये समझना है जो येलो में इंडिकेटेड है। अब देखो ये सिंगुलर वर्ब है, ये तो समझ में आता है सिंगुलर है, लेकिन जैसे ही गो में ES लग गया वो क्या हो जाता है, हमारा सिंगुलर वर्ब हो जाता है। किसी भी वर्ब में S, ES, IS लगेगा वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है। ये हमेशा हमको याद रखना है। ठीक नाउन का अपोजिट में, नाउन में जब SES आता है तो प्लुरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में जैसे ही वो SES IS आएगा तो वो सिंगुलर होगा, और यही सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। ठीक है, और ये प्लुरल सब्जेक्ट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकेले, इसमें SES नहीं रहेगा तो प्लुरल हो जाएगा। जैसे गो, आप यहाँ गोज को देख लो और गो को कंपेयर करो, कौन सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। जैसे ही वर्ब में SES लगेगा वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, और नहीं लगे रहने से वो प्लुरल वर्ब होगा, तो इनके साथ यूज होगा। अब गो को आपने कभी नहीं देखा होगा ही के साथ यूज होता है, क्योंकि वो एग्रीमेंट में बैठता है नहीं, ही के साथ हम लोग गो यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रामेटिकल इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए इसके लिए जो रूल बना है ये तो इसके साथ रखेंगे, इसके लिए रूल क्या बना है ये तो इन सारे के साथ इनका कॉम्बिनेशन होगा, इन सारे के साथ इनका कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, जो एक स्पेशल केस था आई के लिए क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। यहाँ से हैज हैव में से क्या यूज करते हैं, हैव यूज करते हैं।
और वर्ब फर्स्ट लेते हैं, गो और डू लेते हैं। यहाँ सिर्फ ये गोज नहीं लेते हैं, सिंगुलर होते हुए भी ये रूल को एक्सेप्शंस में आएगा। और यू जो है, यू यहाँ सिंगुलर में से कुछ भी नहीं लेता है, उसको प्लुरल समझते हैं और वो सारा प्लुरल वर्ब रखेगा, ये सारा वर्ब रखेगा। ठीक है, तो आप यू एंड आई को ध्यान से समझ लो। ठीक है, आई के साथ ये सारा वर्ब यूज होना है। और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि ये कहाँ यूज करेंगे, गोज, क्राइज, ईज, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जहां कहीं भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है वहां SES होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है सर जी? दिस वन, देखो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सी जो डांस करके आपको बता रहा है, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, दिस डांस क्या सिंगुलर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, फिर से क्या कोई नेम हो जाएगा, राम, श्याम, व्हाटएवर, तो वो सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नाउन जो होगा जैसे जस्ट लाइक बॉय, वो भी सिंगुलर होगा। तो जैसे ही थर्ड पर्सन होगा, क्या बताया जा रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर तो यही है, तो इसी में से थर्ड पर्सन, आई और यू नहीं डांस किए मतलब वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। ठीक है, तो उसके साथ हम लोग SES यूज करेंगे, ये पार्ट जो है उन्हीं के साथ यूज होगा। और इनके साथ क्या होगा, और ये सारा क्या है, इनके साथ यूज होगा क्या, नहीं। ये देखो आप, दे थर्ड पर्सन है फिर भी जो है नहीं यूज होगा, क्यों, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, दे प्लुरल नंबर है, जिसके वजह से यूज नहीं होगा। तो ये बहुत बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छी तरह से समझ लो आप, क्योंकि ये रूल्स आपके लिए नया होगा, तो इसको अच्छे ढंग से समझो, एक बार और फिर से समझ लोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके समझ लेना, ताकि आपका हर बार जब वीडियो वॉच करोगे तो हर बार आपको एक नया नया आइडियाज क्रिएट होगा। वीडियो वही रहेगा लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग में एक नया नया कमल खिल जाएगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज, आते हैं हम अपने पार्ट में। ये बेसिक गोल्डन रूल्स, बेसिक पार्ट हमने समझ लिया, हर टेंस में जो जरूरत होता था वो समझ लिया। अब आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस को और एक नाम से जाना जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये इंडेफिनिट मतलब नॉट डेफिनिट, जो डेफिनिट नहीं होता है। कैसे डेफिनिट नहीं होता है, क्योंकि उसका टाइम जो होगा वो इंडेफिनिट होगा। और इंडेफिनिट टाइम कौन सा होता है, जो पता नहीं रहेगा, ये सारा टाइम, ऑलवेज, कब, हमेशा कब, समटाइम्स, कभी कभी, कभी कभी कब, इन सारे में कुछ, ये हमेशा ऑलवेज वाला एक्शन है, तो इसीलिए इसको इनडेफिनिट में रखते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है, एंड फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं इसको। लेकिन अभी हम लोग समझ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये सारा कनेक्टर यूज होता ही होता है, ये सारा टाइम जो है यही इनडेफिनिट टाइम होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इनडेफिनिट एक्शन नॉट कंप्लीटेड, ये काम कंप्लीटेड नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं पढ़ाता हूँ तो 24 घंटे क्या पढ़ाते रहता हूँ, नहीं, तो इसीलिए ये काम हमारा कंप्लीटेड नहीं रहता है। दूसरा बात है नॉट ऑनगोइंग एक्शन, और ये हो सकता है ऑनगोइंग एक्शन भी नहीं होगा, चांसेस है। ठीक है, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, ऑल टाइम स्टेट ऑफ बीइंग, या फिर जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। स्टेट ऑफ बीइंग कहने का मतलब क्या होता है कि मैं अगर कहूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो ये बाथरूम में रहे तब भी वो डॉक्टर है, हॉस्पिटल में रहे तब भी वो डॉक्टर है, ड्राइव करते रहे तब भी वो डॉक्टर है, एयरप्लेन में है तब भी वो डॉक्टर है। तो ऐसा क्या, ये ऑल टाइम हो गया ना, ऑलवेज, मैं एक डॉक्टर हूं मतलब हमेशा के लिए हूं। तो यही इनडिफिनिट टाइम जो है स्टेट ऑफ बीइंग वाला जो है, स्टेट ऑफ बीइंग कहने का मतलब वो उस अवस्था में है, डॉक्टर वाले अवस्था में है, ऑल द टाइम, हमेशा, चाहे वो कुछ भी करते रहे, भले उस समय वो काम नहीं करता रहा, ऑन गोइंग, मतलब अगर मान लो डॉक्टर है तो हॉस्पिटल में मान लो नहीं भी होगा, पेशेंट को ट्रीट नहीं भी कर रहा होगा, तब भी वो डॉक्टर है। इसलिए कहते हैं इसको इनडेफिनिट एक्शन, यही है इनडेफिनिट एक्शन या फिर स्टेट ऑफ बीइंग, इनडेफिनिट स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, सो ये एग्जांपल है, तो इसको हम डॉक्टर, ये क्या हो गया, ऑल टाइम। ठीक है, और अगर लेते हैं ऑल टाइम एक्शन,
हमेशा का जो एक्शन होता है, ये हम लोग ने क्या समझा है, स्टेट ऑफ बीइंग, जो इनडेफिनिट टाइम होता है, टाइम को हम लोग समझ रहे हैं। मैं हमेशा रोगी को ठीक करता हूं एज अ डॉक्टर, अगर कोई कह रहा है तो ये क्या हमेशा करता है, 24 घंटे करता रहता है, सोता नहीं है क्या? ऐसा बात नहीं है। ये जो हमेशा यूज किया है कहने का मतलब जब जब अपने उस प्रोफेशन में होता है, जब जब वो डॉक्टर वाले प्रोफेशन में होता है, तब तब उसका उस एक्शन में आ जाता है। उस एक्शन में आने का मतलब है कि वो रोगी को ठीक करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब आई ऑलवेज ट्रीट पेशेंट। तो इसमें हम लोग ने ट्रांसलेशन नहीं सीखा है, इसमें हम लोग ने ये समझा है कि इस टेंस को इंडेफिनिट क्यों कहते हैं। इस टेंस को इंडेफिनिट इसलिए कहते हैं कि हमेशा वाला काम होता है। ये ऐसा काम नहीं कि कंप्लीट हो गया है, आज मैंने ठीक कर लिया और कल से मैं डॉक्टर नहीं हूं, आज मैंने रोगी को ठीक कर दिया और कल से मैं डॉक्टर नहीं हूं, ऐसा नहीं। अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ाता हूं तो मैंने अभी वाला पार्ट आपको पढ़ाया, और ऐसा नहीं कि मैं डॉक्टर मैंने टीचर नहीं रहूंगा। या फिर आप अगर आप स्टूडेंट हो तो ऐसा नहीं कि आपने अभी पढ़ा और किताब बंद कर दिया तो आप स्टूडेंट नहीं हो, स्टूडेंट हो फॉर ऑलवेज, जब तक आप उस क्लास में हो। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो क्लास 12 में जब तक हो तब तक आप उस क्लास के स्टूडेंट हो। ठीक है, आप पढ़ो नहीं पढ़ो कुछ भी करो, यू आर ऑल द टाइम फॉर बीइंग स्टूडेंट। ठीक है, या फिर वो काम कुछ कर रहे हो, जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, ये सारे के सारे कौन से हैं, इनडेफिनिट एक्शन है। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स ऑफ व्यू कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। मैं सिर्फ इसमें कुछ नहीं समझा, मैं इसमें सिर्फ ये समझाया हूं कि इंडेफिनिट टाइम क्या होता है और इंडेफिनिट एक्शन क्या होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन, किसी भी सेंटेंस को देखते ही आपको समझ लेना है कि ये वाला सेंटेंस, ये वाला टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो हिंदी सेंटेंस में आप बचपन से सीखते आ रहे होंगे, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे तो यही होता है, ता है, ती है, ते है, यही सब होता है। नेक्स्ट, इंग्लिश में कैसे देखोगे कि सेंटेंस को देखते ही कैसे समझोगे, क्योंकि आप तो इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में सारा कुछ रहेगा, तो उसका टेंस समझना रहेगा। तो भव का फर्स्ट फॉर्म अगर आ गया विदाउट हेल्पिंग भव तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होने का चांसेस है। या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस आ गया, गो ले लो तो यहाँ गोज ले लो, तो दोनों क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। या फिर डू डज के साथ नॉट वर्ब फर्स्ट, नॉट रहे न रहे वर्ब फर्स्ट आ गया, तो वो फिर कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। मतलब इतने सारे में से कोई सा भी हो, तीन अभी बताया गया, तीन में से कोई सा भी हो वो कौन से टेंस का इंडिकेट करा देगा, इंट्रोड्यूस कर देगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंट्रोड्यूस कर देगा। अगर किसी भी सेंटेंस में ये है तो आइदर कोई भी सेंटेंस हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव हो, कुछ भी हो, वो टेंस हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। या फिर इज आर एम होगा, हैज हैव हो सकता है, तो ये सारा का सारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। हैज हैव के साथ याद रखना है वर्ब थर्ड नहीं होना चाहिए, तभी वो प्रेजेंट टेंस होगा। हैज हैव अकेले होगा, इज आर एम या हैज हैव। तो इतने सारे पार्ट में अगर कोई सा भी पार्ट अगर किसी सेंटेंस में आपको दिख जाए तो वो कौन सा टेंस हुआ जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सेंटेंस पैटर्न। किसी भी बात को अगर आप लिखने जाओगे तो आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि हमको पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है। ऐसा नहीं कि धरले से कुछ भी लिख दिए तो वो आपका एक जो बात आप कहना चाहते हो उसको मीनिंग आउट नहीं कर पाएगा। तो जिसकी वजह से हम लोग इस टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस पैटर्न जानते हैं। तो दो तरह से इसका जानेंगे, एक एक्ट के लिए और एक फैक्ट के लिए। एक्ट कहने का मतलब जो एक्शन होगा उसके लिए, फैक्ट कहने का मतलब जो इज़ारिम के साथ था अभी हम लोग ने समझा था, जो फैक्ट होता है, स्टेट ऑफ बीइंग होता है, वो अवस्था होता है उसके लिए। तो जो एक्ट होता है उसके लिए क्या है, सब्जेक्ट रखना है, आइदर वर्ब फर्स्ट रखना है या फिर उसका एस आईएस फॉर्म रखना है। जैसे गो रखेंगे या फिर गोज रखेंगे, टोटली डिपेंड करता है इस सब्जेक्ट के ऊपर। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब, तो उसके हिसाब से आप एक बार यहाँ देख लेना उसको फिर से जाकर कि कैसे कैसे रखा गया है, उसी हिसाब से रखेंगे। अभी मैं बताऊंगा फिर कैसे रखा जाता है। फिर सेकेंड पार्ट है नेगेटिव, जैसे आएगा डू डज के साथ नॉट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव जब आएगा तो डू डज पहले चला जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। नो मैटर, हम लोग दो पार्ट को यहाँ देखने जाएंगे, दो बात देखेंगे, एक ये पार्ट और दूसरा ये पार्ट। ठीक है,
तो ये दोनों पार्ट को हम लोग देख लेना है कि जब जब एक्शन होगा तब तब हम लोग को वर्ब यूज करना है, मेन वर्ब यूज करना है। एक्शन नहीं होगा, स्टेट ऑफ बीइंग में कोई पार्ट रहेगा तो इज आर एम रखना है और उसके साथ कंप्लीमेंट रखना है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वहां लिखा हुआ था मैं रोगी का उपचार करता हूं, तो उसको हम लोग ने उसमें क्यों कन्वर्ट किया था? क्योंकि यहाँ कोई ना कोई काम हो रहा है। हिंदी में देखने से ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन जब इंग्लिश में इसको रखने जाएंगे तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट कौन है जी? बताया गया था सब्जेक्ट कौन हो सकता है? आइदर नाउन और प्रोनाउन, नो वन एल्स, नथिंग एल्स। दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता है, दूसरा और कोई हो ही नहीं सकता है। तो मैं जो है क्या है? प्रोनाउन है, तो यही हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट। और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा इसके साथ ट्रीट्स नहीं आएगा, ट्रीट आएगा। हमने बता दिया है कि इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, एस फॉर्मेट नहीं यूज करते हैं। तो क्या आंसर हो गया? आई ट्रीट पेशेंट। तो कितना सिंपल है इस बात को बताना कि हाँ ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, आप इसको कैसे राइट करोगे। मेन गलती यहीं पर होता है। आपने अगर यहाँ एस लिख दिया होता तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया होता, और यहीं पर आपने गलती कर दिया और यहीं पर आपका मार्क्स कटेगा, क्योंकि आपने गलत लिखा, तो जिसकी वजह से आपका मार्क्स कट जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वह रोगी का उपचार करता हूं, नहीं होगा, करता है। अगर इस टेंस को देखने जाए, इसमें स्लाइट मिस्टेक है। ही ट्रीट्स पेशेंट। अगर यहां एस आया, देखो यहां पर आई के साथ ट्रीट आया और यहां पर ही के साथ ट्रीट्स आया। इस बात को समझते हैं, क्योंकि आई यहाँ फर्स्ट पर्सन था, उसके साथ ये थर्ड पर्सन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ, तो जिसकी वजह से ये सही है। हिंदी को आप मत देखना, हिंदी थोड़ा गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, कवि हिमालय के बारे में व्याख्या करते हैं। ओके, यहाँ पर अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो द पोइट। अब जो हमारा वर्ब आएगा, इसके बाद जो वर्ब रखना है वो डिस्क्राइब होगा या डिस्क्राइब्स होगा, यही हमें समझना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम यही समझते हैं और यही गलती होता है स्टूडेंट से। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द हिमालयास, ये हमारा हुआ आंसर। यहाँ एस क्यों लगा, यहाँ एस क्यों लगा, यही हमारा प्रेजेंट टेंस है। क्यों लगता है, क्यों नहीं लगता, यही समझना है। ओके, अब स्टेट ऑफ बीइंग में आते हैं कि अगर वो सिर्फ कहे कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो उसके लिए सिर्फ क्या होगा? आई एम अ डॉक्टर। ये हमारा हुआ सेंटेंस पैटर्न। जब कभी भी हम लोग किसी भी पार्ट को अगर लिखने जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसी तरह से लिखेंगे, यही हमारा पैटर्न है। वर्ब फर्स्ट या फिर आईएस यूज होगा। नेगेटिव रहता, जैसे मैं नहीं करता हूं तो क्या होता? आई डू नॉट ट्रीट पेशेंट। यहाँ क्या हो जाता है? ही डज नॉट ट्रीट पेशेंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, कब यूज करेंगे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को, कब यूज करेंगे और कहाँ यूज करेंगे, ये दोनों बात को सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ यूज करना है इसको, आपके लिए क्या बेनिफिट है इसका। तो सबसे पहले अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हो, आईसीएसई के स्टूडेंट हो, तो उसमें क्या दिया जाता है? आपको एक पिक्चर दिया जाता है, उसमें आपको एक राइट करना होता है। पिक्चर को देखकर आपको एक स्टोरी क्रिएट करना होता है। तो उस जगह पर आपको क्या यूज करना होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पोएम समरी, आप अगर स्टूडेंट हैं, आपने पोएम पढ़ा है, उसका समरी हमें लिखना होता है, तो उस समरी को भी प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। प्रेजेंट टेंस के ऊपर अगर आपका कमांड है, सो यू कैन राइट इजिली इन अ ब्रॉड वे, इन अ करेक्ट वे, अच्छे से लिख पाओगे, सही लिख पाओगे। बस उस पैटर्न को याद रखना जो अभी शुरू से लेकर अभी तक बताया गया है। उन सारे बात को अगर आपने एक एक करके नोट डाउन कर लिया अपने दिमाग में, सो यू कैन यूज इन अ वेरी वेरी डिस्टिंक्टिव वे। ओके, पैराग्राफ राइट करने जाओगे तब भी आपको यूज होने वाला है। आप पैराग्राफ राइट कर रहे हो, नोटिस राइट कर रहे हो, ऐसे राइट कर रहे हो, प्रेसिस राइट कर रहे हो, प्रेसिस भी है, तो उन सब जगह में हमारा ये प्रेजेंट टेंस यूज होना है। लेटर राइट कर रहे हो तो बहुत यूजफुल है ये हमारा प्रेजेंट टेंस, और इसको हमने ये देख लिया कि कहाँ यूज होना है। अब देखते हैं कि कब यूज करेंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि कब यूज करेंगे। कहाँ तो देख लिया, कब यूज करेंगे, कब के लिए देखो। फॉर जनरल हैबिट या फिर डेली हैबिट। जनरल हैबिट कहने का मतलब कोई भी बीइंग का जो नेचर होता है, वही नेचर क्या होता है? जनरल हैबिट होता है। अगर उसका नेचर है
कोई भी चीज़ करने का या फिर डेली हैबिट में है, तब हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो जैसे वह नहाते समय गाती है, ये सेंटेंस जो है ये क्या आपको जनरल हैबिट दिखा रहा है? हाँ दिखा रहा है। वो गाती कब है? ये गाने का उसका टाइमिंग जो है जब वो नहाने को जाती है तब वो गाती है, तो इसका ये जनरल हैबिट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सिंग्स एट द टाइम ऑफ बाथिंग। अब यहाँ सिंग्स लिया गया है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब हुआ, और नहाने का काम के बारे में नहीं बताया जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है कि गाने का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंग्स आया है। सी सिंग्स एट द टाइम ऑफ बाथिंग। तो ये आपको बहुत वाइटल वे से समझना है कि यहाँ एस क्यों आया या फिर क्यों नहीं लिए, सिंग को क्यों नहीं लिए, सिंग्स को क्यों लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, बस इतना ही। इसके बाद तो आप जानते हो ऑब्जेक्ट रहेगा, कंप्लीमेंट्स रहेगा, बहुत सारा बात रहेगा, उन सारे बात को एक एक करके रखते जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, बंगाली लोग ज़्यादातर मछली खाते हैं। अब ये भी जनरल हैबिट तो है, इनका जनरल हैबिट है, सिर्फ बंगालियों का जनरल हैबिट है, तो ये सिर्फ उनके ऊपर लागू होता है, तो तब भी जो है वो जनरल हैबिट में जाएगा। तो क्या हो जाएगा? द बंगालीज ईट मोस्टली फिश। तो ये क्या हो गया? जनरल हैबिट। अब यहाँ पर देखो ईट आया है, ईट्स नहीं आया है क्योंकि ये प्लुरल है। प्लुरल में हम लोग यहाँ जब लग जाता है एस तो वर्ब में एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, बिल्ली मछली और दूध पसंद करती है। ये भी किसका जनरल हैबिट है या फिर डेली हैबिट है? बिल्ली का। तो किसी भी एक बीइंग का, किसी भी एक चीज का, चाहे सजीव हो निर्जीव हो, वो कोई भी अगर उसका आदत को शो करता है, तो जब आदत को शो करने वाला कुछ भी आपको लिखना होगा, समझना होगा, स्पीक करना होगा, तब आप क्या करोगे? ये पार्ट यूज करोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब रहेगा, वर्ब जो रहेगा उसमें एस रहेगा या फिर नहीं रहेगा, बस इतनी ही तो समझना है। शुभ, कैट लाइक्स। यहाँ लाइक्स क्यों आया? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एस लग गया, मिल्क एंड फिश। तो इस पार्ट में हमने क्या सीखा कि जनरल हैबिट जब किसी को शो करा, आपको अपना ही अगर जनरल हैबिट शो कराना है कि मैं इतने बजे सो जाता हूं रोज, तो वो क्या होगा? आपका जनरल हैबिट होगा, तो आप अपने लिए यूज कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, दैट इज नंबर 2, जनरल ट्रूथ एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। दोनों में अंतर क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होगा? यूनिवर्सल ट्रूथ एक ऐसा ट्रूथ जो आपके ऊपर सिर्फ लागू नहीं होता है, पूरे यूनिवर्स के ऊपर लागू होता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। जनरल ट्रूथ मतलब कुछ लोगों के लिए लागू होगा, 10 लोगों के लिए, 20 लोगों के, 50 लोगों, 100 लोगों, एक कंट्री तक पता होगा, वो जनरल ट्रूथ होता है। जैसे हिंदू में कुछ कस्टम्स है तो वो, मुस्लिम में कुछ कस्टम्स है वो, तो ये क्या है? ये जनरल ट्रूथ है। आपका कुछ कस्टम्स है वो आपके लिए वो सच है वो। तो एक एक करके समझते हैं। पानी 0 डिग्री पर जम जाता है। अब आप बताओ ये कौन सा है, जनरल है या फिर यूनिवर्सल है? यूनिवर्सल है, तब भी कौन सा टेंस होना है? एसपीटी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मतलब सब्जेक्ट होगा, वर्ब फर्स्ट में सीएस लगेगा या फिर नहीं लगेगा, बस इतना ही तो है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? पानी है तो वाटर होगा, वाटर। अब फ्रीज होना है ना, फ्रीजेस, फ्रीजेस, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एस लग गया, एट 0 डिग्री सी। कितना सिंपल है ये। सिर्फ आपको ये समझना था कि हाँ ये जनरल हैबिट है या फिर इस हैबिट में आया तो हमने ये टेंस यूज कर लिया। और ये कब कब जमता है? ये ऑलवेज वाला एक्शन है, ऑल टाइम एक्शन। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है? तो फिर कौन सब्जेक्ट है? द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये भी हमारा कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट पार्ट में, मैं एक खिलाड़ी हूं, कोई अगर कह रहा है तो क्या होगा? आई एम अ प्लेयर। ये किसके लिए? उसके लिए ट्रूथ है, या फिर उसको कुछ लोग जो जानते हैं उसके लिए ट्रूथ है। ये जनरल ट्रूथ हुआ, और ये दोनों जो है यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ। ठीक है, तो जब कभी भी जनरल ट्रूथ हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जब कभी भी हम लोग यूज करने जाएंगे तब हम लोग प्रेजेंट टेंस यूज कर लेंगे। यहाँ एक्शन नहीं था इसलिए हम लोग क्या यूज किए? इज आर एम। ठीक है, इज आर एम के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करोगे तो फिर ये इनडेफिनिट नहीं रहेगा। इज आर एम के साथ कंप्लीमेंट यूज करना है, तब जाकर वो रहेगा। कंप्लीमेंट मीन्स इस बात को जो पूरा करेगा। आई एम व्हाट? अ प्लेयर, ये कंप्लीमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में आते हैं, प्रेजेंट स्टेबल एक्शन, स्टेबल सिचुएशन या फिर स्टेट ऑफ बीइंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से समझो आपको समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हेमंत टीसीएस में काम करता है।
तो वो टीसीएस में जब ऑफिस टाइम में रहता है तभी तो काम करता है, या फिर हमेशा काम करता है? नहीं, जब वो टीसीएस इस ऑफिस में जाता है तब वो काम करता है, लेकिन वो हमेशा के लिए टीसीएस में काम कर रहा है, वो काम करता है, ये स्टेबल हो गया, उसका स्टेबिलिटी हो गया। तो जब ऐसा बात बताना होगा, ऑलवेज वाला बात बताना होगा, तो क्या होगा, वो कौन सा टेंस यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। जैसे आपसे अगर कोई पूछता है कि आप कहाँ रहते हो, तो आप बताओगे कि मैं कोलकाता में रहता हूँ। आप उस समय दिल्ली में होगे तब भी, वो क्यों? क्योंकि स्टेबल एक्शन है। स्टेबल मतलब आप अभी परमानेंटली वहीं पर हो। तो ये अभी ऑलवेज के लिए टीसीएस में काम कर रहा है फॉर द टाइम बीइंग। तो क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्या हो गया? हेमंत वर्क्स इन टीसीएस। वर्क्स लिखे, अगर इसको आप चेंज कर देते, किसी और टेंस में ले जाते, तो वो स्टेबिलिटी को नहीं दिखाता, ये नहीं दिखाता कि यहाँ परमानेंटली वहीं काम कर रहा है। ठीक है, वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब ये क्या है? उसका स्टेट ऑफ बीइंग है, ये सिचुएशन है। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब उस अवस्था में है। तो हम लोग ने क्या यूज कर रहा है? ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये हमारा हो गया तीसरा पार्ट, जिसमें हमने सीखा स्टेबल एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग में क्या डिफरेंस है। जब भी स्टेट ऑफ बीइंग आएगा, इसमें कोई काम नहीं होता है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, एक फैक्ट के ऊपर बात हो रहा है। ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो सिर्फ उस अवस्था में है, वो 24 घंटा इंजीनियर है, चाहे वो कुछ भी करे, क्योंकि उसके पास वो नॉलेज एक्वायर किया हुआ है, उसके अंदर है, वो है, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है, आप एक स्टूडेंट हो, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेबल एक्शन क्या है कि आप क्लास 12 में पढ़ते हो, फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आपको 1 साल मिला हुआ है, उस टाइम बीइंग के लिए स्टेबल एक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, दैट इज द लास्ट नंबर 4, टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम। कुछ ऐसा बात जो फ्यूचर के लिए आपको बताना है, और फ्यूचर के बताने के साथ साथ आप ये सब उसमें यूज कर रहे हो। यदि, व्हेन, एज सुन एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, इन केस, अगर ये सब यूज कर रहे हैं, तो इन सब के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस आने का चांसेस है। इसके साथ सिंपल पास्ट टेंस भी आता है, लेकिन हम लोग अभी बात करेंगे प्रेजेंट के ऊपर। तो रूल क्या है? इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट रखेंगे और उसके बाद वाले में फ्यूचर, या फिर फ्यूचर कंडीशनल को रखेंगे। अगर इसके साथ प्रेजेंट है तो फ्यूचर, अगर पास्ट है तो कंडीशनल, अगर यहाँ वर्ब फर्स्ट है तो विल शैल, और अगर यहाँ पास्ट है, वर्ब सेकंड है, तो यहाँ वुड शुड हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप कड़ी मेहनत करते हो, आप परीक्षा पास कर लोगे। इसमें क्या बताया गया है कि फ्यूचर वाले पार्ट को इंडिकेट कराया गया है। फ्यूचर में ये काम, तो प्रेजेंट में कौन सा काम? ये काम। प्रेजेंट ये कंडीशन है, ये कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। परीक्षा पास करना किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसके ऊपर। तो जहां कहीं भी अगर होगा, उस वाले सेंटेंस के साथ प्रेजेंट वाला पार्ट रखना है, और बाद वाले पार्ट को फ्यूचर में ले जाना है। आपको फ्यूचर यहाँ दिख रहा होगा लोगे, तो क्या होगा? इफ़ यू वर्क हार्ड, यहाँ वर्क्स क्यों नहीं आया? क्योंकि यू है। तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम, ये हमारा आंसर हो गया। इसको फ्यूचर में रखा गया, और इफ़ वाले के साथ हमने प्रेजेंट रखा। याद रखना है, इफ़ के साथ प्रेजेंट भी आता है, पास्ट भी आता है। प्रेजेंट आएगा तब यहाँ फ्यूचर यूज करोगे आप, और अगर यहाँ पास्ट यूज हो गया तो ये वुड और शुड में चेंज हो जाएगा, कुड में चेंज हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट में फ्यूचर यूज होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। कुछ मत करना जब तक मैं वापस नहीं आता, ये भी कंडीशनल है। तो क्या होगा? डोंट टच एनीथिंग, या फिर डोंट डू एनीथिंग, सॉरी, डोंट डू एनीथिंग अंटिल आई कम बैक। तो ये जो अंटिल के साथ यूज हुआ है, आई कम बैक, यही हमारा क्या है? प्रेजेंट टेंस है। अंटिल के बाद वाले पार्ट में प्रेजेंट रखना है। इन सारे के बाद वाले पार्ट में क्या रहेगा? प्रेजेंट या फिर पास्ट रहेगा। उसके बाद वाले या फिर पहले वाले सेंटेंस में फ्यूचर रखना है। बस इतना याद रखना है कि ये जब भी यूज करेंगे और प्रेजेंट का कंडीशन होगा, तो इसके बाद प्रेजेंट टेंस आएगा।
ठीक है। तो ये हम लोग ने 4 चीज सीखा कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं। इस वीडियो को और एक बार देखोगे, देखने के बाद उससे आपका विजन और अच्छी तरह से क्लियर होगा। क्लियर होने के बाद आपको ये असाइनमेंट दिया जा रहा है, ये होम टास्क है कि आपने क्या सीखा। और जो 4 लास्ट में पार्ट बताए गए हैं कि ये 4 जगह पर हम लोग यूज करते हैं। जो पहला था जनरल हैबिट, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रेजेंट टेस्टेबल एक्शन एंड टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम विद कंजंक्शन। ये चारों के ऊपर आपको 5-5 सेंटेंस बनाकर देखना है, ठीक है। और देखकर आपको वो वेरीफाई करना है कि आपने कहाँ तक सीखा, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।